आजकल पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बड़े पैमाने पर यालाबारी हो रही है, बर्फ के ओले गिर रहे हैं, जिनको आम देसी जुबान में हम चंद्रा भी कहते हैं। आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं कि ये यालाबारी क्यों होती है, किस तरह बर्फ के इतने बड़े बड़े गोले बनकर नीचे बारिश की तरह गिरते हैं, और खासकर गर्मी के मौसम में ये बर्फ के बड़े बड़े गोले या पत्थर किस तरह से बनते हैं। मेरा नाम है शान अहमद और आप देख रहे हैं देसी फिजिक्स चैनल। अगर आप हमारे चैनल पर पहली दफा आए हैं तो याद से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यालाबारी को समझने से पहले हम जरा जल्दी से बादलों के बारे में, बारिश के होने के बारे में और जमीन की एटमॉस्फेयर के बारे में कुछ बुनियादी चीजें समझ लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारी एटमॉस्फेयर यानी हमारी फिजा, जब हम जमीन से ऊपर की तरफ जाते हैं तो इसका दर्जा हरारत या टेम्परेचर की क्या सूरत हाल रहती है। तो जब हम जमीन से ऊपर की तरफ जाते हैं तो हमारी फिजा आहिस्ता आहिस्ता ठंडी होती जाती है। ऊपर की फिजा का दर्जा हरारत जो है वो नीचे जमीन की सतह की निस्बत कम है। हर 1000 मीटर यानी हर 1 किलोमीटर ऊपर जाने के बाद जमीन का टेम्परेचर तकरीबन 6 से 7 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। तो इसका मतलब है जमीन से 5-6 किलोमीटर ऊपर जो फिजा है उसका दर्जा हरारत तकरीबन 0 डिग्री सेल्सियस है। और उस 5-6 किलोमीटर से मजीद अगर हम ऊपर जाएं तो वो टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस से भी कम है। और जमीन से 20 किलोमीटर ऊपर हमारी फिजा का दर्जा हरारत जो है वो -50 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं बादलों को। तो बादल आप जानते हैं वो चीज है जो जमीन से पानी जो बुहारात की मदद से उड़ता रहता है, वो ऊपर फिजा में जाके इकट्ठे होकर जिस चीज को बनाते हैं उसको हम बादल कहते हैं। और इन बादलों के अंदर मौजूद पानी जब दोबारा कंडेंस होता है, बुहारात से वापस माया हालत में आता है, तो उसको हम बारिश कहते हैं। इन्वायरमेंटल साइंसेज के मुताबिक बादलों की कई इकसाम है, बहुत सी इकसाम के बादल है जिनकी अपनी अपनी खसूसियात होती हैं और वो मुख्तलिफ तरीकों से या मुख्तलिफ मिकदार में बारिशें बरसाने के काबिल होते हैं। आज की इस मौजूदा वीडियो में हमारा फोकस सिर्फ वो एक किस्म के बादल होंगे जो यालाबारी की वजह बनते हैं, जिन बादलों के अंदर बर्फ के ये ओले बनते हैं जो बाद में बारिश की तरह या बारिश के साथ नीचे गिरते हैं। इन खास किस्म के बादलों को जो यालाबारी की वजह बनते हैं क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स कहा जाता है। ये क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स की जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल एक टावर की तरह होती है, यानी ये साइडों पे बहुत ज्यादा फैले नहीं होते, बहुत ज्यादा लंबे चौड़े इलाके पे एक ही वक्त में नहीं फैले होते, बल्कि ये अपनी बेस से ऊपर की तरफ फैले होते हैं एक टावर की तरह। इनका निचला हिस्सा जमीन की सतह से सिर्फ 400-500 मीटर की बुलंदी पर यानी तकरीबन आधे किलोमीटर की बुलंदी पर होता है, लेकिन इनका ऊपरी हिस्सा जमीन से 15,000, 16,000 या 20,000 मीटर यानी जमीन से 15, 16, 17, 18, 19 या 20 किलोमीटर की बुलंदी तक हो सकता है। इतनी ज्यादा इन बादलों की हाइट होती है, ये बुलंदी की तरफ फैले होते हैं, इनकी स्ट्रक्चर इस तरह की। और आमतौर पर ये बादल जो हैं वो थंडर स्टॉर्म्स के साथ, हवाओं के तेज तूफान के साथ आते हैं। और ऐसे तूफान आप जानते हैं कि आमतौर पर गर्मियों में चलते हैं, सर्दियों में ये तूफान कम होते हैं कंपैरेटिवली। और ये हवाओं और बादलों के तूफान थंडर स्टॉर्म्स जो हैं वो जमीन की सतह के करीब तो हमें ऐसे ही लगता है जैसे ये एक खास डायरेक्शन में जमीन की सतह के साथ चल रहे हैं, लेकिन हकीकत में ये ऊपरी साइड पे गर्मी की वजह से जमीन से ऊपर उठ रहे होते हैं। यानी इन तूफानों में हवाओं के झोंके, अप ड्राफ्ट जो हैं वो जमीन से ऊपर की तरफ फैल रहे होते हैं। ये जमीन से ऊपर उठते हवाओं के झोंके या अप ड्राफ्ट जो हैं वही एक्चुअली ओले बनने की वजह बनते हैं। हम देखते हैं कि वो किस तरह। अब क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स या किसी भी तरह के बादलों को देखें तो उनमें पानी के बुखारात जो हैं वो हवा के दरमियान तैर रहे होते हैं। उन बुखारात को बारिश बनने के लिए आपस में खास तरह का टेम्परेचर और प्रेशर चाहिए, जिस टेम्परेचर और प्रेशर में वो कंडेंस हो सके। तो आमतौर पर ऐसा इन्वायरमेंट, इन बुखारात के कंडेंस होने के लिए सूटेबल इन्वायरमेंट जो है वो जमीन के ज्यादा करीब अवेलेबल होता है। बहुत ज्यादा बुलंदी पर 20 किलोमीटर या 10 किलोमीटर या 15 किलोमीटर पे ऐसी सिचुएशन का बनना कंपैरेटिवली मुश्किल है, क्योंकि वहां पे जो हवा का प्रेशर है इन बुहारात के ऊपर वो इंतहाई कम हो जाता है। और दूसरा वहां पे इन बुहारात को कोई ऑब्जेक्ट, कोई धूल या कोई इस तरह की चीजें भी अवेलेबल नहीं होती जिनके ऊपर ये कंडेंस हो सके। तो जो ही गर्मियों के तूफानों के थंडरस्टॉर्म्स के जो हवा के झोंके हैं वो जमीन से ऊपर उठना शुरू करते हैं, तो इन बादलों की निचली साइड पे जो पानी है वो कंडेंस होकर छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स, छोटे छोटे पानी के कतरों में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन वो पानी के कतरे जो हैं वो नीचे नहीं आ पाते, क्योंकि हवा का रुख जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ होता है। और वो उस हवा के ऊपर तैरते हुए जमीन से ऊपर की तरफ उन बादलों के अंदर ऊपर की तरफ जाना शुरू कर देते हैं।
और जो ही वो पानी के छोटे कतरे वाटर ड्रॉपलेट्स जो हैं वो नीचे से ऊपर की तरफ उठना शुरू करते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता उनको कंपैरेटिवली कम टेम्परेचर मिलना शुरू कर देता है। और जो ही वो ऐसी हाइट पे पहुंचते हैं जहां का टेम्परेचर या दर्जा हरारत जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस से कम है, तो वो पानी के ड्रॉपलेट्स जो हैं वो जमकर फ्रीज होकर बर्फ के छोटे छोटे मोती या छोटे छोटे साइज के ओले बनना शुरू हो जाते हैं। और ये बर्फ के छोटे छोटे ओले उस वक्त क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स के अंदर ही होते हैं, यानी उन बर्फ के छोटे ओलों के साथ ही इर्द गिर्द जो है वो सुपर कूल्ड वाटर वेपर या सुपर कूल्ड वाटर ड्रॉपलेट्स भी मौजूद होते हैं, जो अभी तक कंडेंस नहीं हुए। लेकिन उन सुपर कूल्ड वाटर ड्रॉपलेट्स को अब इन छोटे ओलों के ऊपर कंडेंस होने का मौका मिल गया, तो वो भी इन छोटे ओलों के साथ आके मिलना शुरू कर देते हैं। इस तरह से ये ओले जो हैं उनका साइज ग्रो करने लगता है, वो बड़े होने लगते हैं। अब वो ओले कितने बड़े साइज के हो जाएंगे या वो कितना ज्यादा ग्रो करेंगे, ये कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। इसमें पहला फैक्टर ये है कि वो हवा का झोंका जो जमीन से नीचे इन ओलों को और इन पानी के कतरों को उठा के ले जा रहा है, उसमें ताकत कितनी है, वो कितनी देर तक इनको जमीन से ऊपर की तरफ उछालता रहता है। दूसरा, उन क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स के अंदर जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं उनकी मिकदार कितनी ज्यादा है। तो इस तरह ये बर्फ के ओले आहिस्ता आहिस्ता बड़े साइज के होते रहते हैं और इनका वजन भी बढ़ता रहता है, और कुछ देर बाद इनका वजन इतना ज्यादा हो जाता है कि वो हवा के झोंके जो हैं वो इनको मजीद ऊपर उठाने के काबिल नहीं होते। इनका अपना वेट बहुत ज्यादा ग्रो हो चुका होता है, जिसकी वजह से वो ओले जो हैं वो उस अप ड्राफ्ट, उस हवा के झोंके की साइडों से नीचे जमीन की तरफ गिरना शुरू कर देते हैं, और इस अमल को हम यालाबारी कहते हैं या ओले गिरना कहते हैं या देसी जुबान में चंद्रा पहना कहते हैं। इन क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स के अंदर इन ओलों का साइज ग्रो होने का, बड़े होने के आमतौर पर दो तरीकाकार हैं। एक तरीकाकार को ड्राई ग्रोथ कहा जाता है, जबकि दूसरे तरीकाकार को वेट ग्रोथ कहा जाता है। ड्राई ग्रोथ में एक्चुअली होता यह है कि क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स के अंदर जो वाटर वेपर्स हैं उनकी मिकदार कंपैरेटिवली कम होती है, और इस कम मिकदार की वजह से जब ये ओला अभी छोटे साइज का है और हवा के झोंके के साथ ऊपर की तरफ जा रहा है, तो वो जो थोड़े बहुत वाटर वेपर्स या वाटर के छोटे सुपर कूल्ड वाटर ड्रॉपलेट्स मौजूद हैं, तो वो इस ओले के साथ खुश्क हालत में ही बगैर पिघले इसके साथ जुड़ते रहते हैं। तो इस तरह जो हेल स्टोन्स या वो जो ओले ग्रो होंगे वो बिल्कुल साफ वाइट कलर के, बिल्कुल दूधिया रंग के, बिल्कुल सफेद नजर आएंगे। जबकि दूसरा तरीका जिसको वेट ग्रोथ कहते हैं, उसमें क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स के अंदर जो वाटर वेपर्स हैं या सुपर कूल्ड वाटर ड्रॉपलेट्स हैं उनकी मिकदार कंपैरेटिवली ज्यादा होती है। इसमें क्या होता है कि वो वाटर ड्रॉपलेट्स जो हैं वो पहले पिघली हुई हालत में इस ओले के साथ या इस हेल स्टोन के साथ अटैच होते हैं, और फिर अपर एटमॉस्फेयर के लो टेम्परेचर की वजह से वो बाद में फ्रीज हो जाते हैं, और इस दौरान कुछ हवा के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो भी इस बर्फ का या इस हेल स्टोन का हिस्सा बन जाते हैं, जिसकी वजह से जब ये ओला इस तरह ग्रो करता है तो साइडों की बर्फ जो है वो शफाफ शीशे की तरह नजर आती है। और बाज़ औक़ात इस तरह के ओलों के अंदर, इस तरह के हेल स्टोन्स के अंदर डिफरेंट ड्राई और वेट ग्रोथ की लेयर्स बनी होती। आपने शायद कभी इसको ऑब्जर्व किया हो कि हम ओले को हाथ पे रखें तो बाज़ औक़ात उसके अंदर मुख्तलिफ लेयर्स होती हैं। बाज़ जो हैं वो दूधिया बर्फ की तरह की लेयर्स होती हैं, और बाज़ बर्फ की लेयर्स जो हैं वो शफाफ नजर आती हैं। ये एक्चुअली इस वजह से होता है कि वो ओला जो है उसकी ग्रोथ के दौरान, उसके साइज के बढ़ने के दौरान जो है वो बाज़ जगहों पे ड्राई ग्रोथ हुई है और बाज़ जगहों पे वेट ग्रोथ हुई है, जिसकी वजह से बाज़ जगहों पे दूधिया सफेद रंग की बर्फ है और बाज़ जगहों पर शफाफ शीशे की तरह की बर्फ है। इसके अलावा भी बाज़ औक़ात ये ओले जो हैं वो साइज में बहुत ज्यादा ग्रो कर जाते हैं। इनका साइज एक टेनिस बॉल के जितना हो सकता है। इतनी ज्यादा ग्रोथ बाज़ औक़ात इस वजह से होती है कि हेल स्टोन्स के बनने के दौरान, इन ओलों के बनने के दौरान एक से ज्यादा ओले जो छोटे ग्रो हुए हैं वो आपस में अटैच हो जाते हैं, और अटैच होने के बाद मजीद ग्रोथ की कुछ लेयर्स उनके ऊपर चढ़ जाती हैं, जिसकी वजह से वो 4, 5, 6, 7 या बहुत ज्यादा तादाद में छोटे ओले जो हैं वो आपस में जुड़कर कंपैरेटिवली बड़े साइज का हेल स्टोन या बड़े साइज के ओले को जन्म देते हैं। और हिस्ट्री में अगर रिकॉर्ड के हिसाब से देखें तो सब कॉन्टिनेंट के अंदर 20वीं सदी के दौरान, यानी ये जो 1900 वाला सारा सन चला है, उसके दौरान 2-3 मुख्तलिफ वाकयात में ओलों का साइज जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तौर पर ग्रो करके 2-2 पाउंड उनका वजन हो चुका था। बहुत ज्यादा बड़े साइज के वो ग्रो हो चुके थे। इसके अलावा बाकायदा तस्वीर के तौर पर रिकॉर्ड और हिस्ट्री में लिखे जाने के हिसाब से रिकॉर्ड को अगर हम चेक करें तो अमरीकी रियासत साउथ डेकोटा के अंदर 8 इंच डायामीटर का ओला गिरने का रिकॉर्ड मौजूद है। इस सारी डिस्कशन से हमें ये पता चला है
कि ये जो ओले गिरने का अमल है जिसे हम यालाबारी कहते हैं, वो आमतौर पर ऐसे तूफानों के चलने की वजह से होता है जो जमीन से नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हों, और वो भी उस वक्त जब उस इलाके में नीचे से ऊपर की तरफ लंबाई रखने वाले क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स भी मौजूद हों। तो इस खास सूरत हाल में यालाबारी होती है, यानी बर्फ के ओले बनकर बारिश के साथ या बारिश के अलावा भी अकेले बर्फ के ओले भी जमीन पर गिरते हैं। इससे हमें पता चलता है कि ये यालाबारी का अमल जो है वो सर्दियों में इसके होने के चांसेस इंतहाई कम है। ये हो सकते हैं, पॉसिबल है, लेकिन इसके चांसेस कम रहते हैं क्योंकि तूफान वगैरह या हवा का गर्म होकर जमीन से ऊपर की तरफ उठना जो है वो आमतौर पर गर्मियों में होता है, सर्दियों में नहीं। इसके अलावा ये यालाबारी का अमल जो है वो निस्बतन गर्म इलाकों में होगा। जो जमीन के पोल्स हैं जहाँ पे मौसम सारे साल के दौरान ही तकरीबन ठंडा रहता है, वहां पे ये यालाबारी नहीं हो सकती। स्नो फॉलिंग डिफरेंट चीज है और हेल स्टॉर्म यालाबारी डिफरेंट चीज है। बर्फबारी और यालाबारी में फर्क है। बर्फबारी में जो है वो स्नो के फ्लेक्स जमी हुई हालत में स्नो के क्रिस्टल, बर्फ के क्रिस्टल गिरते हैं आहिस्ता आहिस्ता, जबकि यालाबारी में बर्फ के बड़े बड़े पत्थर, सख्त पत्थर गिरते हैं जो बारिश की तरह तेजी से और तूफानी अंदाज में बरसते हैं। इसके अलावा समंदर में और समंदर के करीब इलाकों में भी इस यालाबारी के होने के चांसेस कंपैरेटिवली कम रहते हैं। अब अगर हम बात करें कि ये यालाबारी या बर्फ के ओले जो हैं वो किस हद तक खतरनाक हो सकते हैं, तो ये डिपेंड करता है कि वो ओले जो हैं वो किस साइज के गिर रहे हैं, क्योंकि जितना बड़ा साइज ओलों का ग्रो हो चुका होगा उनका वेट भी उतना ही ज्यादा होगा। वेट ज्यादा होने का मतलब है जो जमीन की ग्रेविटी है, जमीन उनको नीचे की तरफ खींच रही है अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स से, वो भी उन पे ज्यादा लगेगी। ज्यादा लगने का मतलब यह है कि उनकी नीचे की तरफ आते हुए जो टर्मिनल वेलोसिटी है वो भी ज्यादा होगी। तो आमतौर पर आधे इंच के करीब या 1 इंच से छोटे ओले जो हैं उनको खतरनाक नहीं समझा जाता, लेकिन 1 इंच साइज के या उससे भी बड़े साइज के ओले जो हैं वो जमीन पे गिरते वक्त उनकी टर्मिनल वेलोसिटी जो है वो 100 किलोमीटर पर सेकंड या उससे भी ज्यादा हो सकती है, जो इतनी ज्यादा है कि जिससे हमारे घरों की खिड़कियों के शीशे वगैरह, गाड़ियों के शीशे वगैरह, गाड़ियों के लोहे की शीट से बने छत वगैरह, ये सारी चीजें जो हैं वो इन ओलों वगैरह से मुतासर हो सकती हैं, डैमेज हो सकती हैं। इसके अलावा ये यालाबारी हमारी फसलों को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाती है, और बड़े साइज के ओले जो हैं वो हमारे मवेशियों के लिए और इंसानों के लिए इंतहाई खतरनाक हैं, क्योंकि ये 100 किलोमीटर या उससे भी ज्यादा स्पीड से जब जमीन पे गिरेंगे, इनके अंदर एक आम इंसान की खोपड़ी तोड़ने के बराबर भी फोर्स मौजूद हो सकती है। मुझे उम्मीद है आपको आज की वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगर इस यालाबारी के बारे में कोई क्वेश्चन आपके जहन में हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।